हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज से हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोले तो परमाणु का संरचना। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग टॉपिक को एक एक करके स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम, एटम का इतिहास, ओके, परमाणु का इतिहास। देन उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड उसके बाद एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल दिए हैं, उन सभी मॉडल को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे कि उन सभी मॉडल का सक्सेस देखेंगे एंड लिमिटेशंस को भी देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर क्या होता है, कौन से क्वांटम नंबर है एंड किसका कौन सा फंक्शन है, ठीक है। एंड आखिर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, उसको हम लोग आखिर में देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ एटम, ओके। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 19th सेंचुरी से पहले की, तो सबसे छोटा चीज़ को तब पार्टिकल कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिफोर 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी से पहले द स्मॉलेस्ट थिंग एग्जिस्ट इन नेचर was called particle, ओके, पार्टिकल। एंड ये जो पार्टिकल है दोस्तों, ये पार्टिकल आपका क्या होगा, पार्टिकल was said indestructible and indivisible, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 19th सेंचुरी से पहले सबसे छोटा चीज़ को, नेचर में जितने भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें सबसे छोटा चीज़ को कहा जाता था पार्टिकल। एंड ये पार्टिकल आपका इंडिस्ट्रक्टिबल होगा एंड इंडिविजिबल होगा, ऐसा माना जाता था 19th सेंचुरी से पहले के, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जॉन डाल्टन जी आए एंड उन्होंने बोला द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो इसी छोटे पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया क्या, एटम, ठीक है, एटम। एंड उन्होंने अपने थ्योरी में इसके बारे में कुछ कहा हमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो कि उन्होंने 1808 में पब्लिश किया था, ओके। तो 19th सेंचुरी से पहले सबसे छोटा चीज़ एग्जिस्टिंग नेचर, ठीक है, नेचर में जितने भी चीज़ें एग्जिस्टिंग है उसमें से सबसे छोटा चीज़ को पार्टिकल कहा जाता था। एंड ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल, मतलब इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते एंड इसको हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। एंड डाल्टन जी ने 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, मतलब 1808 में अपने थ्योरी में इसको एटम नाम दिया, इसी पार्टिकल को एटम नाम दिया। तो अब हम लोग जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन जी ने क्या क्या कहा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन जी ने क्या क्या कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड वहाँ पे जो चीज़ें रहेगा आपको नोट करना होगा, क्योंकि अगर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूछ लिया जाता है तो फिर आप उसी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहला बात जो जॉन डाल्टन जी ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा, ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड
एटम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर एक पदार्थ, हर एक द्रव्य आपके बहुत सारे छोटे छोटे कणा से बनते हैं। जो कणा आपका अविनाशी है एंड अविभाज्य होगा, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। मतलब यहाँ पे मैं एक पदार्थ ले रहा हूँ, ये हो गया आपका आयरन, ठीक है। तो ये आयरन आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनेगा, टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। ये हो गया आपका एटम। ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, ये आपका एटम हो गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड ये सारे एटम आपका क्या होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है, अविनाशी होगा। एंड ये आपका इंडिविजिबल भी होगा, मतलब अविभाज्य, ठीक है। तो ये हो गया उसका पहला बात। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पहली बात तो यही कहा गया है। दूसरी बात देख लेते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सेम एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, लोहा लिया था। चलो फिर से एक ले लेते हैं, ये हो गया आपका लोहा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होगा, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, ठीक है। एंड जो कि आपका इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, इंडिविजिबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन यहाँ पे क्या कहा गया है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों ही तो लोहा है ना। तो ये दोनों लोहे में जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या होगा, आइडेंटिकल होगा इन प्रॉपर्टीज टू ईच अदर। मतलब इस एलिमेंट में जितने एटम है, इस एलिमेंट में जितने एटम है, सभी एटम्स के सभी परमाणु के जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। जैसे कि इस एटम का अगर मैं मास बात करूं, M1, यहाँ पे एक एटम ले रहे हैं, ये है M2, तो मास आपका इक्वल हो गया। अगर इस एलिमेंट के एक एटम को मैं लेता हूँ, उसका साइज है S1, एंड इस यहाँ से मैं एक ले रहा हूँ जिसका है साइज 2, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। एंड सेम होगा आपका अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टी जो रहेगा एटम का वो भी सेम होगा। ओके, ये था आपका दूसरा बात जो कि एटॉमिक थ्योरी में कहा गया है। अभी तीसरी देख लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट साइजेस एंड मासेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, तो डिफरेंट एलिमेंट में जो एटम होगा उसके प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिए थे, अब चलो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, ठीक है। ओके, अभी इस एटम पे जो प्रॉपर्टी होगा इस वाले एटम के साथ नहीं मिलेगा, अलग होगा, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये लोहा है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है, ये लोहा है, ये एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे जो एटम होगा, इसके प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी एक ले रहा हूँ, किसी भी एक एटम को ले रहा हूँ जिसका मास है M3, एंड एक एटम को ले रहा हूँ जिसका साइज है आपका S3, ठीक है। एंड यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज, ओके, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू, ओके, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट थे, इसीलिए इसके सारे प्रॉपर्टी मैच हो गया। लेकिन ये तो एल्युमिनियम है, ये तो अलग सा है, ये तो लोहा है, ये एल्युमिनियम है, तो इसके जो एटम होगा, इसके एटम के जो प्रॉपर्टी होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है, वो भी अलग अलग होगा, ऐसा कहा गया है। सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होगा एंड डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफर करेगा प्रॉपर्टी में।
ओके चलो, तो नेक्स्ट बात उन्होंने ये कहा है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। दोस्तों कंपाउंड कब बनता है? जब अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ जाते हैं एक साधारण अनुपात के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा कंपाउंड क्या होता है। ओके जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं यहाँ पे, ओके एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ऑर्डिनरी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये भी एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये भी एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड पे क्या है दोस्तों? कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है। तो कार्बन अपने आप में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी अपने आप में एक एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट के एटम यहाँ पे आया एंड एक रेशियो के हिसाब से जुड़ गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या है दोस्तों इसका? कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ पे 1 है एंड ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? 2 ऑक्सीजन है। तो ये जो रेशियो है ये बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। ओके एंड यहाँ पे देखिए पानी के केस में 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका रेशियो ये हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्डिनरी सॉल्ट के केस में सोडियम का 1 एटम एंड क्लोरीन का आपका 1 एटम, तो इसका जो रेशियो है 1:1। तो ये है आपका कंपाउंड एंड इसके रेशियोज। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ये है कंपाउंड। ओके कंपाउंड कैसे बनता है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है केमिकल रिएक्शंस ओनली इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके chemical reactions involves only the rearrangement of atoms. No atoms are created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन पे सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब पुनर्विन्यास हो जाता है आपका, ठीक है, पुनर्निर्माण या फिर पुनर्विन्यास हो जाता है, अपने प्लेसेस चेंज कर लेते हैं जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं। ओके एंड केमिकल रिएक्शन पे कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो एक हम लोग केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, ये है आपका आयरन के साथ कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे क्या होगा दोस्तों? इस रिएक्शन पे हमें देखने को मिलेगा SO4 + Cu। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आयरन अलग था, कॉपर सल्फेट अलग था, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या हुआ? यहाँ से जो सल्फर है, यहाँ से सल्फर है, सल्फर आके आयरन के साथ मिल गया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट यहाँ से आके यहाँ पे मिल गया एंड ये बेचारा अकेला रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई भी एटम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे सल्फर का जो एटम है यहाँ पे आयरन के साथ आके जुड़ गया, ऑक्सीजन का जो एटम्स है, ये 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, ये भी इसके साथ आके जुड़ के ये फॉर्म किया। ओके एंड कॉपर सल्फेट जो कि एक साथ था, अब यहाँ से कॉपर निकल के अकेला हो गया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये था दोस्तों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बातें। ये सारे बातें आपको याद रखना होगा। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा है ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब हर एक पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल होगा जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया। ओके दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट में जितने भी एटम होगा सभी के सभी आइडेंटिकल होगा इन प्रॉपर्टीज। जैसे कि उसका सेम एलिमेंट के जितने एटम होगा सबका साइज सेम होगा, सबका मास सेम होगा, सबका प्रॉपर्टी भी सेम होगा। ओके अब बात करते हैं तीसरे में उन्होंने ये कहा डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होगा
उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। जैसे अगर बात करें एल्यूमिनियम के एटम का, उसका जो प्रॉपर्टी होगा एंड आयरन के एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही अलग है। ओके, ठीक है। अब जो चौथी बात था वहाँ पे उन्होंने कहा कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। कंपाउंड्स बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट के एटम आते हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो के साथ वो जुड़ जाते हैं, तब बनता है आपका कंपाउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। ओके, एंड आखिरी बात, केमिकल रिएक्शंस पे सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता है, कोई भी एटम वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कोई भी एटम वहाँ पे बनता नहीं है एंड कोई भी एटम वहाँ पे नष्ट नहीं होता। तो ये था एक्सप्लेनेशन फॉर द लास्ट वन। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सक्सेस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन एक ही है, या फिर ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, फेलियर, ये तीनों ही चीज़ एक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको वही चीज़ लिखना है। अगर पूछा जाए लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको तीनों ही केस में सेम आंसर लिखना है। तीनों का मतलब है फेलियर, ठीक है, अनसक्सेसनेस। चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड उसके सक्सेस भी देखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सक्सेस के बारे में, तो सबसे पहला सफलता तो यही है दोस्तों कि ये एक ऐसा थ्योरी है, जिसमें सबसे पहले एटम के बारे में कुछ कहा गया है, मतलब एटम का कंसेप्ट दिया गया है एंड यहाँ पे एटम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो पहला बात था जॉन डाल्टन जी ने जो अपने थ्योरी में कहा था, ऑल द मैटर्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल। इतना एकदम करेक्ट है। हर एक मैटर में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इतना करेक्ट है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा इंडेस्ट्रक्टिबल होगा, इंडिविजिबल होगा, ये बाद में रॉन्ग प्रूव हो गया। तो पहले सक्सेस में हम लोग लिख सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टाइम एटम के बारे में कोई कंसेप्ट मिल रहा है। तो ये हो गया पहला सक्सेस। एंड दूसरा सक्सेस क्या है दोस्तों, इस थ्योरी के सहारे केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा जा सका, एंड वो सही भी है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। ऐसा जो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये दो सक्सेस है एटॉमिक थ्योरी के, बाकी सब गलत प्रूव हो गया बाद में। तो हम लोग सक्सेस को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन या फिर फेलियर्स को ज़्यादा हमें फोकस करना होगा, एंड वही पूछा जाता है जनरली। सक्सेस में सिर्फ दो ही सक्सेस आप लिख सकते हैं। एक तो ये पहला कंसेप्ट है जहाँ पे हमें एटम के बारे में जानने को मिला, एंड दूसरी बात इस थ्योरी के सारे केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा जा सका। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो यहाँ पे बोर्ड पे जितना भी चीज़ें आएगा आपके काम का है, आप लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अगर किताब भी होगा तो वहाँ से भी आप फेलियर्स या फिर ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, या फिर जो आपको ज़्यादा समझ में आए, जो इजी लगे, वही आप लिखिएगा। एग्जाम पे भी आप वही लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला ड्रॉबैक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि उन्होंने कहा था एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब परमाणु एक अविभाज्य कणा है। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया परमाणु को तोड़ा जा सका एंड उसके भीतर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने के बाद डाल्टन जी का ये बात बिल्कुल गलत हो गया, मतलब यहाँ पे डाल्टन जी का पहला फेल मिल गया। ओके, तो चलो इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे, एटम इज नॉट एन indivisible particle as there is subatomic particle like proton, neutron, electron। मतलब एटम कोई इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये था पहला ड्रॉबैक जो कि आप लिखेंगे। दूसरा बात देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज एटसेट्रा। मतलब डाल्टन जी ने कहा था डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उसके जो प्रॉपर्टी होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों ऐसा होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम के प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होगा, साइज डिफरेंट क्यों होगा, मास डिफरेंट क्यों होगा, वैलेंसीज डिफरेंट क्यों होगा। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसमें, ठीक है। तो ये है दूसरा ड्रॉबैक। अब तीसरे में चले आते हैं, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट कुड explain the law of chemical combination by mass only but failed to explain the law by gaseous volume। मतलब क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने ये कहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो हो रहा है दोस्तों वो डिफरेंट एलिमेंट के क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में जुड़ जाते हैं एंड बनते हैं कंपाउंड। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एग्जांपल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे O2, ओके, यहाँ पे 1:2। जो ये रेशियो था दोस्तों, इस पूरा प्रोसेस को, ये केमिकल कॉम्बिनेशन है आपका, एंड इस पूरा प्रोसेस को हम लोग मास के हिसाब से, ठीक है, भर के हिसाब से, मतलब द्रव्यमान के हिसाब से, मास मतलब द्रव्यमान, बंगाली में इसको बोलता है भर, ओके। तो मास के हिसाब से हम लोग इसको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर गैसियस वॉल्यूम के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहिए, वॉल्यूम के हिसाब से गैसेस के, तो फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये था आपका तीसरा ड्रॉबैक। एंड देखो चौथा जो है, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स। इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड एटम्स टुगेदर इन अ मोलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, ओके। तो एक कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है दोस्तों, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसके लिए ये हमारा कंपाउंड बना है, तो इस कंपाउंड में ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में क्यों बाइंड होके रहेंगे, क्यों जुड़ के रहेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके लिए ये दोनों आपस में जुड़े रहेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ये एक और ड्रॉबैक्स हो गया, ओके। एंड इसके बाद अगर देखेंगे तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे, ठीक है, कैसे एंड किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन होगा, कैसे, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ उन्होंने बताया कंबाइंड होगा, कंबाइंड होके बनेगा कंपाउंड, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे होगा, कैसे किस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। आखिरी में हम लोग एक और ड्रॉबैक्स को जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि दिस थ्योरी डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मतलब एक एलिमेंट के सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एटम होता है एंड एक कंपाउंड के सबसे छोटा पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होता है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बताया। तो ये सारे हैं दोस्तों आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, ओके दोस्तों। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एटम, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एटम। अब एटम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, कैसे कैसे मॉडल आते गए एक के बाद एक, एंड कैसे कैसे वो भी फेल होते गए, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ओके। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को साइंस एंड इंजीनियरिंग से जुड़े एक अजीब सा फैक्ट बताने वाला हूँ। जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उनमें एक अजीब सा टेंडेंसी होते हैं, इंजीनियर्स में भी अजीब सा टेंडेंसी होते हैं। किस तरह का टेंडेंसी, देखो कोई भी नया एंड इंटरेस्टिंग चीज़ अगर किसी इंजीनियर को या फिर किसी साइंटिस्ट को दिख जाए,
ठीक है, कोई भी नया इंटरेस्टिंग चीज़ अगर किसी भी साइंटिस्ट को दिख जाए तो उस चीज़ के बारे में जानने के लिए वो साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगा देते हैं, ठीक है, एंड उससे बेहतर चीज़ डिस्कवर करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं। एंड अगर डिस्कवर हो गया तो बाकी जो साइंटिस्ट है, ठीक है, बाकी जो साइंटिस्ट है वो लोग इससे बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं। एंड इसी मेहनत का फल है आज का ये डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज इतना डेवलप हुआ है, इसके रिजल्ट यही टेंडेंसी है, यही अजीब सा टेंडेंसी है। तो फैक्ट कैसा लगा दोस्तों? बहुत ही अजीब सा फैक्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग बैक टू द पॉइंट चले जाते हैं। जब जॉन डाल्टन जी ने अपना एटॉमिक थ्योरी पब्लिश करा तो बाकी जो साइंटिस्ट थे वो लोग तो नाखुश हो गए, ठीक है, वो लोग का जो टेंडेंसी है, ठीक है, अब क्या है कि ये जो एटॉमिक थ्योरी मिल गया, अभी इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए एंड इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, इससे ज़्यादा बेहतर थ्योरी देने के लिए वो लोग पूरा दिल जान से एकदम मेहनत करने लगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। इन द ईयर 1897 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिया। मतलब एटम इज नो मोर इंडिविजिबल। एटम अब क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। एटम अब विभाज्य हो गया, ठीक है। तो एटम के अंदर अब क्या आ गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे, बाकी साइंटिस्टों को ये लगा कि एटम को तो तोड़ दिया, एटम में तो इलेक्ट्रॉन मिल गया भाई, चलो ठीक है, एटम मिल गया, एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एटम के भीतर और भी तो चीज़ें होने का एक टेंडेंसी है ना, चांसेस तो है, प्रोबेबिलिटी तो है। तो ये लोग फिर से लग पड़े इसको तोड़ने में, ठीक है, इसमें नया कुछ ढूंढने में फिर से लग पड़े। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया, किसी साइंटिस्ट को ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए भी वो लोग मेहनत करने लगे, ठीक है। तो देखो अब दूसरा जो साइंटिस्ट आता है जिसको इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टिंग लगा, इलेक्ट्रॉन में कुछ दिखा उनको, ठीक है, उसका नाम है मिलिकन, ठीक है। मिलिकन जो कि अपना एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो मिलिकन जी ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, जिसके सहारे उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिटरमाइन कर लिया, उसको निकाल लिया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है एंड इसका चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। ये उन्होंने अपना क्या प्रूव कर दिया एंड अपना डिस्कवर कर लिया। किसका वैल्यू? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू। ओके, तो चार्ज क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका -1.602 होगा आपका, ठीक है, 2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, COULOMB। ओके, ये है आपका चार्ज, ठीक है ना। ये किसने डिटरमाइन किया? मिलिकन जी ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के सहारे। ओके, एंड थॉमसन तो इसको डिस्कवर करा था, तो थॉमसन जी भी इसके ही पीछे थे एंड उन्होंने इसका मास भी डिटरमाइन कर लिया। इसका मास क्या है दोस्तों? 9.11 × 10⁻⁻ कितना होगा? ये है आपका 31 kg, -31 किलोग्राम, ठीक है, ये है इसका मास। तो हमें इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। कितने साल में? 1897 में, ठीक है, अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के सहारे। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है किसने उसको डिटरमाइन किया? मिलिकन, ठीक है, मिलिकन अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के सहारे। एंड जो मास था, मास थॉमसन जी ने ही निकाला था, जो कि है 9.11 × 10⁻⁻31 kg। अब देखो ये तो था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो बाकी जो साइंटिस्ट एटम के पीछे अभी भी लगे हैं,
वो लोग अभी भी एटम को लेके रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, दिलो जान से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एकदम एक कर दिए हैं। ओके, तो देखो एटम के बाद डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन। एटम के बाद डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन। हालांकि प्रोटॉन को पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन प्रोटॉन को आइडेंटिफाई नहीं करा गया, ठीक है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन वो अनऑफिशियल था, उसको आइडेंटिफाई नहीं करा गया। तो प्रोटॉन का जो क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड जी के ऊपर जाता है, ठीक है, रदरफोर्ड जी, जो कि 1990 में 1919, ठीक है, 1919 में, अच्छा 1919, ठीक है, रदरफोर्ड जी ने इसका नेम दिया, इसको नाम दिया। ये तो पहले से ही डिस्कवर हुआ था, लेकिन रदरफोर्ड जी ने 1919 में इसका नाम दिया प्रोटॉन। मतलब इसको अब ऑफिशियली घोषणा कर दिया कि ये हमारा है प्रोटॉन, मतलब एटम के भीतर और एक पार्टिकल है जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। एंड प्रोटॉन का जो चार्ज है दोस्तों, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है आपका बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ये है पॉजिटिव। एंड मास इसका कितना है दोस्तों, इसका मास भी हम लोग जान लेते हैं, मास का वैल्यू एकदम भूलना मत, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है इसका, ठीक है। कितना है दोस्तों, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 27, ये सॉरी 7 होगा। ओके, ये था आपका प्रोटॉन के बारे में। अब देखो, अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट अभी भी लगे हैं एटम के पीछे, अभी भी लगे हैं कि इसके भीतर और भी हो सकता है शायद, ठीक है, और भी होने का चांसेस है। तो इसीलिए वो लोग अभी भी रिसर्च कंटिन्यू करते गए। एंड आखिर में सैडविक ने, ठीक है, सैडविक ने आपका न्यूटन को डिस्कवर कर लिया। न्यूटन को डिस्कवर कर लिया किसने, सैडविक ने, 1932 में, ठीक है। एंड इसका जो चार्ज है दोस्तों ये है आपका 0, एंड इसका मास निकला बिल्कुल प्रोटॉन के मास जैसा, ठीक है ना, बिल्कुल प्रोटॉन के मास जैसा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, ये है कि क्या, न्यूटन का मास। तो ये तीनों वैल्यू जो है दोस्तों याद रखिएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, किसने डिस्कवर किया, एंड चार्ज किसने डिटरमाइन किया, एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। देन उसके बाद प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, एंड उसका चार्ज, मास, न्यूटन किसने डिस्कवर किया, उसका चार्ज एंड उसका मास। ये चारों पॉइंट आपको, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखने से बेहतर होगा। अभी दोस्तों देखो, ये तो है फंडामेंटल पार्टिकल। हमारा जो एटम होगा, एटम इन तीनों पार्टिकल से ही बनेगा। मेन पार्टिकल कौन सा, ये तीनों ही है। लेकिन किसी किसी कंडीशन पे, किसी किसी कंडीशन पे और भी कुछ पार्टिकल्स दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम क्या है, सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम आपका है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों है फंडामेंटल पार्टिकल। एंड इसके अलावा और भी कुछ पार्टिकल देखने को मिलता है कुछ केसेस में, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, ये तीनों पार्टिकल आविष्कार हो जाने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट एटॉम के पीछे लगा रहा, एंड उन्होंने कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल को भी यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। तो जैसे देखो, आपका पॉजिट्रॉन हो जाता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन, एंड उसके बाद आपका आता है एंटीप्रोटॉन, एंटीप्रोटॉन जैसा भी कुछ पार्टिकल होता है।
एंड उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसन्स, बोसन एंड क्वार्क्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ओके, पाई मेसन्स, बोसन, ओके। तो ये कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है। एंड इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है। एंड न्यूट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एटॉमिक मॉडल, अर्लियर एटॉमिक मॉडल, एंड उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जितना एटॉमिक मॉडल मिला हमें डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में जितना भी है हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। एंड क्लासेस को शेयर करना, ठीक है, जितने बच्चों तक पहुंचेगा उतने बच्चों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।